हेलो दोस्तों, मालवी एकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। तो आज हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म से फिजिक्स के सीयूईटी 2022-23 के एग्जाम के सिलेबस की बात करेंगे और यह है कि यही सिलेबस अगले आने वाली परीक्षा में भी रिवाइव हो रहा है, तो इस दृष्टि से भी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोगों का इस सिलेबस पर चर्चा, ऐसा समझ लीजिए कि यही बात आज है, में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जब इस वीडियो को देखेंगे, आप समझेंगे, तो जो पहली शुरुआती कंफ्यूजन आपके दिमाग में सिलेबस को लेकर के होगी, अगर किसी के दिमाग में होगी भी, है ना, तो वो यहां पर इस छोटे से एक डिस्कशन से बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है डीके मिश्रा और मैं मालवी एकेडमी की तरफ से फिजिक्स के मेंटर के रूप में यहाँ पर हूँ और आप सभी लोगों का फिजिक्स सब्जेक्ट में सिलेबस को लेकर के एक छोटा सा मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छे तरीके से इस बात को समझाने का पूरा प्रयास करें कि सीयूईटी में जो बीएससी में या बीएससी कैटेगरी में जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें परीक्षा के प्रश्नों में शामिल होकर के आएगा, किन किन विषयवार तरीके से देखेंगे, किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है और किन किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, ये चीज़ भी आपको समझ लेना है। तो शुरू में तो सबसे पहले आइए जरा देख लेते हैं कि हम लोग हमारे सामने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से डील करना है। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ साफ फिजिक्स सिलेबस लिखा हुआ है और पेपर के पैटर्न की बात हो रही है। तो जब हम लोग पेपर के पैटर्न की बात करते हैं तो जाहिर सी बात हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले यही जान लें कि उसमें प्रश्नों की कुल संख्या क्या रहेगी। तो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी इसमें कुल 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इन 50 में से 50 आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अटेम्प्ट नहीं करने का इसका मतलब हुआ कि 50 तो दिए रहेंगे, उनमें से कोई 40 आपको करना है अपने हिसाब से। तो 50 कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी और उन कुल 50 प्रश्नों में से कुल 40 प्रश्न आपको करने हैं। यहां पर मार्किंग स्कीम, यानी किस प्रकार से मार्क्स अवार्ड किया जाएगा, वो दिया हुआ है। हर एक सही प्रश्न पर आपको 5 नंबर मिलेंगे और उसके अगेंस्ट अगर आप कोई प्रश्न गलत कर देते हैं तो पहले जिन प्रश्नों में आपने 5 नंबर पाया है उसमें 1 नंबर और डिडक्ट हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप उन्हीं प्रश्नों को टच करें या उन्हीं को सॉल्व करें जिसको लेकर के आप पहले से ही कॉन्फिडेंट हैं। तो ये तो बड़ा सामान्य सा एक इंफॉर्मेशन था कि 50 प्रश्न हैं, 40 करने हैं। हर प्रश्न को, सही प्रश्न अगर आप उसको करते हैं तो उसमें 5 नंबर आपको मिलेगा और 1 नंबर का रिस्क रिवार्ड है, यानी आप 1 नंबर के रिस्क पर 5 नंबर का रिवार्ड पा सकते हैं अगर सही क्वेश्चन हुआ तो, और गलत होने पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। जो तैयार 5 नंबर है उसमें से भी चला जाएगा। ये तो एक बात हो गई जिसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पेज में हम आ रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर्स का नाम दिया हुआ है। ये हम लोगों ने एक शीट बनाई हुई है। बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि हम आपको ये बता सकें कि जो करंट एग्जाम सीयूईटी का हुआ है उसमें डेट वाइज, जैसे 5, 6, 17, 18, 23 है ना, आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5 डेट का एक स्लॉट हमने रखा है और 5 स्लॉट के जरिए बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो उसमें उस स्लॉट में आप देख सकते हैं कि चैप्टर्स, यानी जो चैप्टर्स आपके फिजिक्स में आने उनके नाम दिए हुए हैं सीधा सीधा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट और सेकंड है और इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक करंट और इसी क्रम में वेव ऑप्टिक्स तक है। अगले स्लाइड में कुछ और भी टॉपिक हैं तो उन पर भी चर्चा होगी, मैं आपको जब दिखाऊंगा इसको। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर्स के नाम यहाँ पर इंडिकेशन में मैंने बनाया हुआ है, उसके सामने परीक्षा की जो तिथियां बीत गई हैं, जिनमें जो हो गया है अभी 2022 का, उसमें बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 5 अगस्त की जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट
जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है और फ्लक्स है, गास का नियम है, ये सब सारी चीजें आती हैं जो बेसिकली सदिश या वेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें 5 अगस्त में 3 प्रश्न है, 6 में 2 है, 17 और 18 अगस्त में क्रमशः 3, 4 और लास्ट का जो 23 अगस्त का स्लॉट, लास्ट का मतलब हम लोग जो लास्ट इसे दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, उसमें 3 प्रश्न पूछा गया है। यानी मिला जुला मामला है, न्यूनतम 2 और अधिकतम 4 प्रश्न इसमें आए हुए हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकेंड, जिसमें वैद्युत विभव, विभवांतर, वैद्युत विभव से संबंधित ऊर्जा और संधारित्रों की धारिता, ठीक है, इस टॉपिक पर अगर देखें तो आप देखेंगे कि इसमें अधिकतम 6 प्रश्न पूछा गया है 17 अगस्त की परीक्षा में, और बाकी 3 अलग अलग दिनों की परीक्षाओं में जैसे 5 अगस्त है और 6 अगस्त है और 18 अगस्त है, इसमें 2-2 प्रश्न नहीं है, बल्कि 23 अगस्त में 4 प्रश्न आ गए हैं, मिला जुला है 17 अगस्त में ज्यादा प्रश्न आ गया है। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको विद्युत धारा कहते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि 5 अगस्त में और 6 अगस्त में क्रमशः 3 और 5 प्रश्न आए हैं, लेकिन 17 अगस्त में इसमें बम्पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी 10 क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। बाकी 18 और 23 अगस्त में मिला जुला आपको देखने को मिल सकता है 4 प्रश्न और 5 प्रश्न है। यानी आप ये मान के चलिए कि औसत नंबर के लिहाज से भी और न्यूनतम संख्या के लिहाज से भी ये जो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर काफी महत्व रख रहा है, क्योंकि इसमें सबसे कम प्रश्न 3 है, जो अपेक्षाकृत पहले दोनों यूनिट के मुकाबले 1 प्रश्न ज्यादा हुआ, और अधिकतम यहाँ 10 है और इसमें अधिकतम 6 है, यानी इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर साबित हो रहा है। आगे अगर बढ़े हम लोग तो करंट मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, तो यहाँ फिर से न्यूनतम 2 6 अगस्त में पूछा गया है, जबकि बाकी स्लॉट में आप 17 अगस्त में 8 क्वेश्चन देख रहे हैं और बाकी में मिला जुला वही 5 और 3 क्वेश्चंस के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। मैग्नेटिज्म की बात करें, जिसमें हम लोग परमानेंट मैग्नेट की बात करते हैं, जिसमें चुंबक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट बोलते हैं, और पृथ्वी के चुंबकीय गुणों की व्याख्या इसमें की जाती है, और साथ में पदार्थों के चुंबकीय गुणों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया जाता है। इनसे संबंधित चीजें पढ़ने की इसमें मिलती हैं इस चैप्टर में। वैसे इस चैप्टर इकोनॉमिकली बड़ा कम महत्व रखता है, ठीक है, उसी लिहाज से आप देख रहे हैं कि प्रश्न भी है, न्यूनतम इसमें 1 प्रश्न पूछा गया 18 अगस्त को, 17 को 5 प्रश्न पूछा गया, बाकी में 3 प्रश्न ही पूछे गए हैं। अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं, एक अच्छा चैप्टर है, लेकिन इसमें भी 5 अगस्त को 1 प्रश्न है और 17 अगस्त को 5 प्रश्न है, बाकियों में 2-2 और 4 प्रश्न, 23 तारीख को 4 प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, अक्सर इसमें 1-2 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन 17 तारीख को और 18 तारीख को, यानी 17 और 18 अगस्त वाली परीक्षा में यहां से भी 3 क्वेश्चंस उठाए गए हैं। रे ऑप्टिक्स एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लगभग क्लास 12 के बेसिस पर जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में बड़ा महत्व रखता है, छोटे बड़े तमाम प्रश्न ये इसमें बनाए जाते हैं। इस महत्व को हम साफ साफ देख भी सकते हैं कि सिर्फ 18 अगस्त की परीक्षा में इससे 2 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन बाकी अलग अलग स्लॉट की जितनी भी परीक्षाएं फिजिक्स में हुई हैं उसमें सब में बहुत अधिक संख्या में प्रश्न पूछा गया है। 5 अगस्त को इसमें आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन है, 6 अगस्त को 7 क्वेश्चन है और 17 अगस्त को तो 10 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी जैसा काम किया है, और 23 अगस्त को फिर से एक बार 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। वेव ऑप्टिक्स जो ऑप्टिक्स का दूसरा हिस्सा होता है, इसमें आप देख सकते हैं क्रमशः शुरू वाले एग्जाम में 2 क्वेश्चन है, 6 वाले में 3 है, 17 अगस्त को इसमें 7 प्रश्न पूछा गया है, 18 अगस्त को 2 है और 23 अगस्त को इसमें 3 प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपका एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो टॉपिक है उनका अंत हो गया, खत्म हो गए सब, और उसमें ये जो है प्रश्नों के स्कीम्स आपको देखने को मिले कि किस प्रकार से प्रश्न किस चैप्टर में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और आप देखिए कि अगले जो बचे हुए चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ मैटर्स और मॉडर्न फिजिक्स के सारे हैं। उसमें 5 अगस्त को 3 और बाकियों में आप साफ साफ देख सकते हैं 17 अगस्त को 8 प्रश्न पूछा हुआ है। इसके बाद एटम है, न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर है, लॉजिक गेट है और कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम एक बेहद छोटा चैप्टर है। लॉजिक गेट वगैरह इसमें पूछे जाते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन है। और बाकियों में एटम और न्यूक्लियाई में आप देख सकते हैं 3-3, 5 अगस्त को है, 6 अगस्त को कभी 5 कभी 3 प्रश्न पूछा है, 17 अगस्त को इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है, 18 और 23 अगस्त को 2 और 1 क्वेश्चन है। लॉजिक गेट और सेमीकंडक्टर में भी लगभग यही सारी चीज आपको देखने को मिल सकती है और मिल भी रही है, क्योंकि ये सब छोटे छोटे यूनिट्स हैं
और इनमें इसी प्रकार से छोटे छोटे थियरी बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से चैप्टर वाइज क्वेश्चन को वर्गीकृत करके मैंने आपके सामने रखा, और इससे आपको एक आइडिया तो मिल ही चुका होगा कि किन चैप्टर्स में क्वेश्चंस की संख्या बड़े मार्जिन के साथ आ रही है या अधिक संख्या में आ रही है। उसके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और एक बात और आप यहां पर गौर किए होंगे, ये तो मान लीजिए छोटे चैप्टर की बात तो हो सकती है, लेकिन इसको छोड़ के उस स्लॉट में जितने भी चैप्टर्स थे उसमें ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है जिसमें से एक ही प्रश्न पूछा गया हो। यानी सभी चैप्टर्स को अपने चैप्टर के साइज के हिसाब से आपको पर्याप्त वेटेज देना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं। यानी पूरी सिलेबस को आपको थॉरली और डिटेल में पढ़ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमारे सामने करंट सिलेबस जो है वो आ रहा है, तो आइए जरा इससे भी बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट है, जिसमें हम लोग वेक्टर या स्थिर विद्युत या विद्युत से संबंधित सदिश जो क्वांटिटीज हैं, राशियां हैं, उनसे संबंधित जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको यहां पर पढ़ते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, डाइपोल और इसका फील्ड हो गया है, फ्लक्स है, गॉस का नियम है और उसके तमाम तरीके के एप्लीकेशंस, 5-6 एप्लीकेशंस होते हैं। ये आपके पहले चैप्टर में इतने पॉइंट हैं जिन्हें आपको कवर करने हैं। बेसिकली गॉस लॉ में आपको पतले चार्ज वायर का फील्ड निकालना है, चार्ज गोले का फील्ड निकालना, भरे हुए और खोखले गोले का फील्ड निकालना है, और अनंत आकार के चार्ज की पतली परत का भी फील्ड निकालना है। फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, उनके गुण दोष क्या होते हैं, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव कैसे काम करता है, उससे कितने कितने प्रकार के और कैसे कैसे फील्ड बनाए जा सकते हैं, और उससे जुड़ी प्रॉपर्टीज़ को भी आपको अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिख करके चलना है। ये पहला चैप्टर था, इसमें से अच्छा खासा प्रश्न बनाया था, आपने अभी लिस्ट में देखा था। दूसरी ओर चले तो ये कुछ और नहीं है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही, लेकिन देखिए ये अदिश लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें जिस टॉपिक को पढ़ना है वो स्केलर क्वांटिटी, उसमें वेक्टर प्रॉपर्टी नहीं है। इस लिहाज से चैप्टर थोड़ा आसान भी हो जाता है। और इसमें विद्युत विभव और विभव से संबंधित ऊर्जा है, संधारित्रों की धारिता है, और बेसिकली संधारित्रों की कुल प्रॉपर्टी, जिसमें उसकी कुल व्यवस्था है, उससे जोड़ते घटाते कैसे हैं सीरीज और पैरेलल में, और साथ में उसके अपने परावैद्युत से संबंधित उसके गुण दोष क्या है, उन्हें यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी सेकेंड चैप्टर में आने वाले कुछ पॉइंट्स हैं। वैसे मैंने लगभग सभी पॉइंट को कवर कर लिया है इसमें। तो ये सारी चीज़ों को आपको जिस तरीके से यहाँ दिया है वो सारी चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना है, और सबसे जुड़े हुए प्रश्न भी आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी एक पेपर, किसी एक टॉपिक से ही बार बार सभी अलग अलग डेट के पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ। क्वेश्चन एकदम वर्सेटाइल आया हुआ है, सब में डाइवर्सिफाइड होकर के आया, यानी सब में क्वेश्चन फैल के हर टॉपिक को टच किया है। ये बिल्कुल जरूरी चीज़ है जो आपको जानना चाहिए। विद्युत गतिकी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। विद्युत धारा ये वो तीसरा चैप्टर है जिसमें औसत 4 प्रश्न, सबसे कम 4 प्रश्न है और अधिकतम 10 प्रश्न है। यानी औसत अगर देखा जाए तो इसमें 6 से 8 प्रश्नों का औसत बैठ रहा है। यानी इस लिहाज से चैप्टर बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विद्युत धारा का रोल क्या है, धारा कैसे बनता है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। धारा कितने प्रकार के होते हैं, अनुगमन वेग क्या होता है, करंट का धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व कैसे काम करता है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, ओम के नियम क्या होते हैं, प्रतिरोध और उसके संबंधित गुण क्या है, ओम के नियम का लिमिटेशंस वगैरह क्या, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। इसके साथ ही इसमें किरचॉफ का नियम और उसका अनुप्रयोग। दोस्तों किरचॉफ के नियम से डायरेक्ट कभी कोई प्रश्न नहीं पूछता, मैं आपको क्लियर कर दूं, लेकिन उसका अनुप्रयोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर इसका अनुप्रयोग यानी इसका एप्लीकेशन आप अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी में से अगर 10 प्रश्न आ रहा है तो 10 में से 3 प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। लिहाजा इसे आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और लगे हाथ तो एक मैसेज है आपके लिए कि यह वह बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा जिसको एलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन अच्छे से सॉल्व करने नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम लोग, और लास्ट में आप देखेंगे सेकेंड स्लॉट में तो यहां सेल और इसका उपयोग लिखा है। यानी सेल का मतलब तो सेल ही हुआ एक प्रकार से। इसके उपयोग क्या है, किस किस तरीके से इसे बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप तो जानते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी, और सेलों को सीधे क्रम में, समानांतर क्रम में और मिश्र क्रम में जोड़ करके हम लोग अपने हिसाब से मनचाहा रिजल्ट लेने वाली बैटरी बना सकते हैं। और दूसरी बात देखिए कि इस चैप्टर के अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मिल रही है वो है इससे जुड़े हुए उपकरण।
बेसिकली इसमें हम लोग दो मुख्य उपकरणों की बात करते हैं। एक है व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसको व्हीट स्टोन सेतु भी हिंदी में कहा जाता है, पोटेंशियोमीटर जिसको विभवमापी, और मीटर सेतु भी यहां पर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना। और जब मैं इसको पढ़ाता हूं तो मैं बहुत ध्यान देकर इसको बताता हूं, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे गलत कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली विभवमापी और मीटर सेतु में क्वेश्चन करते समय इसमें अंतर डिस्क्रिमिनेशन करना वो भूल जाते हैं। किस तरह की गलतियां बच्चे कर देते हैं मैं आपको बताऊंगा, आपसे वो गलती नहीं होगी। तब आगे बढ़े तो चुंबकीय गुण आ गया है, और इसमें मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है भाई, धारा संबंधित चुंबकीय गुण और उसका प्रभाव। इसके साथ ही चुंबकीय गुण और बलागुण संबंधित चीजों को पढ़ेंगे। दंड चुंबक और चुंबकीय गुण को भी हम लोग समझेंगे। बार मैग्नेट, उसके प्रभाव, और पृथ्वी से जुड़ा हुआ, ठीक है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ चुंबकीय गुण को भी हम लोग समझेंगे और देखेंगे। इसके साथ ही मैग्नेटिक नेचर ऑफ मैटर, आपको याद होगा अंग्रेजी में डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ जिसको कहते हैं, वो सब कुछ इसी में आते हैं। इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सोलेनॉइड और टोरॉइड क्या होते हैं, उसको उपयोग क्या है, ये भी आपको पढ़ना है, आप पढ़ेंगे भी, जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के बेसिस पर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। गैल्वानोमीटर, इसका उपयोग करंट को नापने के लिए अमूमन अमीटर का इस्तेमाल होता है, लेकिन बेहद छोटा करंट अगर कहीं आ गया तो उसको नापने के लिए हम लोग गैल्वानोमीटर का उपयोग करते हैं। हालांकि कुछ निर्माण संबंधित हेर फेर करके, फेर बदल करके इसे भी हम लोग अमीटर और वोल्टमीटर के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। उस संबंध में भी फार्मूले को और इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। अगला है मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। मैग्नेटिक इंडक्शन में बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है और फैराडे का नियम आप पढ़ेंगे। आपको तो याद है फैराडे का नियम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू एन इंड्यूस ईएमएफ, है ना। यानी चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन की दर ही प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती, तो इसे भी आप पढ़ेंगे। और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में डिटेल में पढ़ना है। स्व और अन्योन प्रेरण के साथ प्रत्यावर्ती जनित्र कैसे काम करता है, यानी जनरेटर कैसे काम करता है, ये छोटा टॉपिक है, तो यही 3-4 पॉइंट इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आगे अल्टरनेटिंग करंट, तो भाई ऐसा है कि इसके पहले जो हम लोग क्या बोले थे, उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसमें पढ़े थे, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसको हम लोग उसके लास्ट पॉइंट को प्रत्यावर्ती धारा का गेट मानते हैं, यानी वहीं से प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो इसमें क्या है, टाइम वेरिंग करंट भी इसे बोलते हैं, समय के साथ बदल जाने वाली धारा बोलते हैं। यानी एक ऐसी धारा जो समय पर निर्भर करती है। फार्मूले के जरिए इसे कैसे व्यक्त करेंगे, समय पर कैसे निर्भर करती है, आपको बताया जाएगा जब पढ़ाएंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा में प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र का परिपथ के रूप में इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और इससे क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं, और प्रश्नों को हल करते समय इसका क्या प्रयोग करना होता है। एलसीआर सर्किट क्या है, और उसमें अनुनाद यानी रेजोनेंस कैसे बनता रहता है, उसे भी आपको देखना है। और बने हुए रेजोनेंस की क्वालिटी को भी हमें जानना और समझना होगा। आगे बढ़े तो इसमें पावर, जिसको हम लोग पावर के जरिए जानते हैं, पावर मतलब आप शक्ति कह सकते हो हिंदी में, ठीक है। और उसका वर्ग माध्यमूल वेग क्या होता है, वो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और लास्ट में इसमें, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ट्रांसफार्मर फार्मूला क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें जानेंगे और देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग में कुछ खास बात नहीं है। इसमें अगर देखा जाए, मेरी ओर से अगर कोई सजेशन अगर मैं देना चाहूं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि यह इस चीज को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसमें कोई खास बात नहीं, जितने प्रश्न पूछे गए हैं इसी पर पूछे गए हैं। और इसके अलावा अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो इसका उपयोग पढ़ाते समय आपको बताऊंगा क्या उपयोग है। प्रकाश में आ जाए, मैंने पहले ही बता दिया था, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे प्रश्न इससे बनाए जाते हैं। और आप देख ही रहे हैं, आपके सामने लिस्ट लगा हुआ है कि परावर्तन अपवर्तन पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि डायमंड अधिक चमकदार क्यों होता है, वो वगैरह वगैरह। तो सब सारी चीजें पढ़ेंगे। प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसका विचलन कोण पढ़ेंगे, और उसमें डिस्पर्सन क्या होता है, इसे भी पढ़ेंगे। इसके साथ ही कुछ हमारे चारों तरफ जो प्रकाश की घटनाएं घटती हैं, उसका भी
इन गुणों से क्या लेना देना है, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे इस पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही इन टॉपिक का भी बड़ा महत्व है, विशेष रूप से इन दोनों टॉपिक का, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप पर हमने लगभग सभी दिनों के परीक्षाओं में एक एक प्रश्न देखा है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। इसमें भी है प्रकाश की तरंग प्रकृति क्या है, हाइजीन का प्रिंसिपल क्या है, तरंगाग्र उसका उपयोग, हल्का फुल्का चीज है, एक एक प्रश्न आए हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है, सबसे महत्वपूर्ण ये है, थोड़ा बहुत ये, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत आपको डिटेल में ये पढ़ना है, हल्का फुल्का एक आध प्रश्न इससे भी देखने को मिला, लेकिन इससे केवल अकेले इस टॉपिक से 2 से 4 प्रश्न देखने को मिला है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। आधुनिक भौतिकी की बात करें तो लगभग सभी टॉपिक से मिला जुला है, एक एक प्रश्न सबसे बन जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप इसे समझ लीजिएगा, ठीक है। और अगर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो रेडियो धर्मिता पर तो कम प्रश्न बनता है, लेकिन इसके उपयोग पर अधिक प्रश्न बना है। सेमीकंडक्टर की अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर पर भी प्रश्न है, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या है, उपयोग क्या है, कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों पर प्रश्न है। लॉजिक गेट कैसे काम करते हैं, ठीक है, इससे जुड़े हुए उपकरण कैसे काम करते हैं, उनके बारे में अच्छे से जानना है, प्रश्न बनता है। 2 से 3 प्रश्न तो इससे बन ही जा रहा था। और संचार तंत्र छोटा सा एक टॉपिक है, सिर्फ 1.5 घंटे के लेक्चर में 1.5 ही घंटे में खत्म हो जाता है ये, या फिर 1-1 घंटे के 2 लेक्चर लगाए जा सकते हैं। इसमें मैं आपको 15 से 20 प्रश्नों का एक कलेक्शन अगर करा दूंगा, या कोई भी करा दिया, कहीं से भी इंपॉर्टेंट 15 से 20 प्रश्न अगर आप तैयार करते हैं, तो इससे आने वाले सारे प्रश्नों पर आपका पूरा एक तरीके से पकड़ बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मालवी एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए ये एक सिलेबस का आप कहा जाए तो सिलेबस का एक डिस्कशन था, एक ब्रीफ डिस्कशन था। हालांकि मैंने इस डिस्कशन को आधे घंटे का रखा, और इस डिस्कशन के दौरान हमने आपको ये समझाने की कोशिश किया, ये बताने की कोशिश किया कि भाई किन चैप्टर्स का बेसिकली क्या महत्व है और किन तरीके के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। और जाते जाते मैं एक बात बता देना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें क्या है कि उसके साथ चलने के लिए, उसमें फिजिक्स में जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो तो है ही, लेकिन उस साइंस की, उस विज्ञान की जो डीलिंग है वो मैथमेटिक्स की भाषा में होती है। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को करना चाहिए कि आप 9-10th लेवल का जो मैथ्स है वो अच्छे से अपना प्रिपेयर कर लें। और 11-12th लेवल पर ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन कैलकुलस वाला जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का पार्ट है उसमें भी आपको अप टू डेट रहना होगा। ये पूरा का पूरा 12th का ही सिलेबस है जो CUT में रिपीट किया जा रहा है एग्जाम के सिलेबस के रूप में। 11th का इसके पार्ट से न तो कोई लेना देना है, न तो कोई डायरेक्ट यहाँ पर उसका हस्तक्षेप है। हाँ, एक बात जरूर है कि 11th का जो वेक्टर टॉपिक है उसे जितना अच्छा से अच्छा हो सकेगा आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस पूरे सिलेबस में 4 ऐसे चैप्टर हैं और वो चारों चैप्टर बड़े चैप्टर हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं, उससे ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन आती है जो बिना वेक्टर की अच्छी तैयारी के आपके समझ में नहीं आएगा। वेक्टर यानी सदिशों के गुण, वेक्टरों का जोड़ना, घटाना, उनका गुणा, उनका कंपोनेंट यानी उसके घटक और उनके प्रयोग, ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चे को अच्छे से पता होना चाहिए। अगर इन चीज़ों में आप कहीं फंसते हैं या पहले से आपको मालूम है कि आप इसमें कमज़ोर हैं, तो आप इसमें अच्छा बन जाइए, ठीक है। और उसमें अच्छा बनने के लिए जाहिर सी बात है मालवी एकेडमी के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिए, जिस भी तरीके से उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां वेक्टर टॉपिक को बहुत ही प्यार के साथ आपको तकरीबन 10 क्लास खर्च करके, सोचिए 10 क्लास, जिस चीज का सीधा सीधा इंटरफेरेंस नहीं है, एज ए सिलेबस नहीं है, सिर्फ वो सपोर्टिंग टूल्स के रूप में, उसमें 10 क्लास खर्च किया गया है। और उसके साथ ही 25, 30, 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एक सेट बनाया गया है। उन सबको अच्छे से आप क्लीन और क्लियर कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि फिजिक्स के शुरुआत के 3-4 जो महत्वपूर्ण चैप्टर है जो सदिशों के गुणों पर आधारित है, उन्हें करने में आपको फर्दर मोर कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं इससे बहुत कुछ हेल्प आपको मिला होगा। ओके, थैंक यू।